गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे डेरिवेशंस इन वन वीडियो। सो गाइस, ये पहला लेक्चर है जहाँ पे हम चैप्टर फर्स्ट के क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के सारे डेरिवेशंस को हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? बेसिकली दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में। इस फोर्स से पता चलता है कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है। क्या कॉन्सेप्ट है? तो मान लो एक चार्ज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अब क्या होगा बच्चों? तो जो फोर्स होता है दोनों के बीच में, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, एंड यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। मतलब फोर्स का डिस्टेंस बढ़ेगा तो r की वैल्यू, फोर्स का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगा फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अब क्या होता है, दोनों को मिला दिया तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई r²। एंड यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो K Q1 Q2 बाई r²। व्हाट इज K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं। K की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 9 × 10⁹। यहाँ पे आता है एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? परमिटिविटी। मीडियम मतलब क्या होता है कि दो चार्ज अगर रखे हैं एयर में तो उनके बीच में फोर्स अलग लगेगा, लेकिन वही चार्ज अगर रखे हुए हैं किसी भी पर्टिकुलर अलग मीडियम में, पानी में रख दे दो चार्जेस को, तो क्या उनके बीच में सेम फोर्स लगेगा? नहीं। तो ये चीज कौन बताएगा? परमिटिविटी। दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कौन डिफाइन करता है? परमिटिविटी। तो परमिटिविटी जस्ट द एयर और फ्री स्पेस के लिए जो परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻12 के आसपास होती है, और एयर और फ्री स्पेस की वैल्यू सेम होती है। ऐसा यूनिट अगर हम K की बात करते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू। और ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे क्या? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या मतलब होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। याद रखने की बात क्या है? पॉइंट चार्ज के बीच में हमेशा लगता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बच्चों का टॉपिक हमारा कौन सा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। क्या मतलब होता है कि मान लो हमने दो चार्जेस को लिया, सेम मैग्नीट्यूड चार्जेस का है, सेम डिस्टेंस पर रखा, पहले रखा एयर में फिर रख दिया किसी मीडियम में, तो क्या दोनों के बीच में क्या रेशियो आएगा? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा? तो वहां पे दोनों के बीच में क्या फर्क है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम दोनों के अगर रेशियो को निकालें तो उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे आपके काम आ जाए। इससे भी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे आपको काम मिल जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब समझते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। ध्यान से देखो, हमने लिया भाई एयर और वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पे दो चार्ज रखा Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस रखा R। अब हमने अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ लगा दिया K Q1 Q2 बाई r²। ठीक है भाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा R है, r² हो गया। ठीक है, इक्वेशन बना दिया इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे परमिटिविटी की हम बात करेंगे तो हमने इसके फॉर्म में रखा है। इसको आगे देखते हैं। अब हमने इसको किसी अनदर मीडियम में लिया। क्या? एनी मीडियम। कौन सा हो जाएगा ये? एनी, कोई मीडियम है, उसमें सेम चार्जेस को Q1 Q2 को रखा, पॉइंट चार्ज है, R डिस्टेंस दोनों के बीच का है, इनको कहाँ रख दिया हमने? इनके बीच में लगा दिया कूलम्ब्स लॉ। जब लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K F इज इक्वल टू Q। अभी जो K की वैल्यू है यहाँ पे डैश लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इसकी जितनी नहीं होगी, अलग होगी, क्योंकि परमिटिविटी इसकी चेंज हो जाएगी। इसकी वजह से K Q1 Q2 बाई r² नहीं, K डैश Q1 Q2 बाई r² होगा। एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, देखो यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन है, Q1 Q2 बाई r²। दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² डिवाइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r²। देखो ध्यान से, ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा तो हम ई से कट जाएगा, सारे कट जाएंगे, आखिर में क्या बचेगा? आखिरी बच्चे का एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली एफ वैक्यूम अपॉन में एफ इन एनी मीडियम का रेशियो जो आता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या बोलते हैं क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बात है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका समझना कि फोर्स इन एनी मीडियम अपॉन फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब क्या हो गया? मतलब ये होगा कि अगर हम F की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, अगर F की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू K इंटू में फोर्स इन एनी मीडियम। मतलब कि अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है और किसी भी मीडियम की फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना है, या किसी भी मीडियम में फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो क्या कर सकते हैं? आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों? तो एफ एम जो फोर्स इन एनी मीडियम हो सकता है, क्या हो सकता है? फोर्स इन वैक्यूम बाई K टाइम्स
फोर्स इन वैक्यूम बाई के, मतलब क्या कि फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम और डिवाइड बाई के कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या, फोर्स इन एनी मीडियम, क्या मिल जाएगा, फोर्स इन एनी मीडियम। बात समझ में आ गई। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा लास्ट हमारा, तो फोर्स इन एनी मीडियम का फॉर्मूला बच्चों बन जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में k और 1 बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड द force in any medium with the help of force in the vacuum or with the help of dielectric constant or the help of relative permittivity। आगे बढ़ते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट, आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, आगे काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्या मतलब होता है कि एक सिस्टम है हमारे पास जहाँ पे बहुत सारे फोर्स चार्जेस रखे हैं, तो आपस में कैसे फोर्स लगाएंगे हम उन्हें फाइंड करना है, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जो बताता है कि एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होता है बाकी अदर चार्जेस पे लगने वाले फोर्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, एंड एक चार्ज जब दूसरे चार्ज के इंटरेक्शन में है तो बाकी चार्जेस को अफेक्ट नहीं करेंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट पढ़ लेना आप लोग। तो बोला फोर्स, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, ठीक है भाई, और इस Q1 चार्ज के आसपास Q2 Q3 Q4 Q5 भी है, और इनका डिस्टेंस Q R12 R13 R14 R15 है, क्योंकि Q1 से बात करें। बच्चों अगर इस पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 मतलब फोर्स ऑन द Q1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फिर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। तो बच्चों क्या हो जाएगा कि हर एक पार्टिकल का फोर्स का जो नेट होगा जोड़ के इस पूरे सिस्टम का फोर्स निकलेगा। मतलब क्या हो गया कि फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ड्यू टू 3 ड्यू टू 4 ड्यू टू 5 ड्यू टू 6 ड्यू टू इनफिनिट तक चलेगा। ड्यू टू क्या हो जाएगा, ड्यू टू फोर्स इनफिनिट। यहाँ तक क्लियर, आगे देखो। तो फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू K-Q1 बाई Q2 R K-Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, मतलब कि अगर इस पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं इसकी वजह से इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12 का स्क्वायर। ऐसे ही इस पे निकालेंगे इसकी वजह से तो क्या हो जाएगा, R13 का स्क्वायर, वही लिखा है मैंने 13 का स्क्वायर, ऐसे सो ऑन। और लास्ट में क्या हो जाएगा, सब में से K कॉमन लिया, Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, Q2 Q3 बाई R13 का स्क्वायर, एंड Q1 Q यहाँ पे n आ जाएगा Q1 Qn अपॉन में R1n का स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई बात समझ में, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या मतलब होता है, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर मान लो हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जिसका इफेक्ट हमें किसी और चार्ज पे दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो क्यू नोट तो होता है, क्या होता है, क्यू नोट तो होता है, क्यू नोट होता है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल चार्ज होता है, पॉजिटिव मास होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस चार्ज का ये चार्ज इस चार्ज को अफेक्ट नहीं कर सकता। मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, इस चार्ज ने इस चार्ज पे फोर्स लगाया होगा, तो फोर्स मान लो ऐसे लगा, ठीक है, ये हमारा फोर्स आ गया। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज एट दैट डिस्टेंस। फोर्स, इस चार्ज ने इस पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्राइव करना है। तो क्या किया हमने, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स हमें क्या पता है कि जो फोर्स होता है K-Q1 Q2 बाई R²। ध्यान समझो यहाँ पे क्या कि भाई यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा था, टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा ऐसे को, ठीक है, टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा ऐसे को, ठीक है, और टेस्ट चार्ज मूव हो गया। तो बच्चा हमें पता है कि कूलम्स लॉ क्या होता है, K-Q1 Q2 बाई R²। तो एक तो हमारा चार्ज हमारा Q हो गया ये वाला, एक चार्ज हमारा ये हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना R है, तो K-Q1 Q2 बाई R² हो गया। अब हमें पता है कि भाई E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट, तो हमने F की वैल्यू यहाँ पुट करी और नीचे Q नॉट रख दिया, तो किसी कट जाए। क्या ध्यान से समझो, E इज इक्वल टू क्या होता है ना, फोर्स अपॉन में Q नॉट। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, Q नॉट अपॉन में R² इंटू में Q नोट। तो देखो इससे कट जाएगा, क्या फॉर्मूला बना, तो लास्ट में आपका फॉर्मूला जो निकल के आता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेक्ट इज इक्वल टू KQ बाई R², एंड दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। याद रखना यहाँ पे क्या कि E जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा से बनेगा, ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बढ़ेगा E की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हमसे बोलता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट ओवर डाइपोल। डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, बहुत ही आसान, ध्यान से समझना। क्या बोला है भाई, तो हमारे पास एक यहाँ पे चार्ज है, डाइपोल का अगर समझ लेते हैं, तो हमारे पास दो चार्ज का अरेंजमेंट,
एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव है, एक चार्ज हमारे पे पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में 2a। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है, दो चार्ज का सिस्टम है। इसके एक्सियल पॉइंट मतलब कि अगर हम इसके थ्रू जाते हैं ऐसे तो एक्सियल बोलेंगे, ऐसे जाएंगे तो क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर। तो लाइन ये डाइपोल हो गया। यहाँ जाके कहीं फाइंड कर रहे हो फोर्स को तो बोलोगे एक्सियल पॉइंट, अगर ऐसे जाके फाइंड करोगे तो क्या बोलोगे? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो बेसिकली करना क्या है हमें बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है, तो हमें इसके एक्सियल पॉइंट पे जाके हमें फाइंड करना है कितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है इसकी वजह से। ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ पहले इसके डिस्टेंस की डायमेंशन को समझो। यहाँ से यहाँ तक डाइपोल है, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है भाई। तो इसके एक्सिस को मान लो ऐसे 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 एक्सिस को लोग ऐसे गए, ठीक है। ये पॉइंट पी ले लिया जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। सबसे पहले पी से इसके सेंटर का डिस्टेंस लिया हमने एक्स, अपनी मर्जी से लिया है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। एक्स को लिए बताऊंगा अभी, एक्स लिया। अब इस वाले पॉइंट से फोर्स फाइंड करना होगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये पूरा हमारा एक्स, ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा एक्स, एक्स में से कितना माइनस करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ए होता है और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होता है? ए होता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक माइनस करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ तक का निकाल पाओगे। तो यहाँ से यहाँ में से इतना माइनस कर दो तो x माइनस ए आ गया। वैसे यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा तो x प्लस ए आ जाएगा। समझ में आया क्या कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, अगर इतना पीछे जाओगे तो x में से ए माइनस करना पड़ेगा। कितना पीछे गए? यहाँ से यहाँ तक a है तो ए माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक x माइनस ए, और इससे आगे आओगे कितना आगे? ए आगे आगे तो प्लस करना पड़ेगा, तो x प्लस ए हो गया। ठीक है, समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज बच्चों क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक का लेंगे। नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे डिस्टेंस हम यहाँ से वहाँ तक का लेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या बोला है बच्चों? तो हमसे बोला है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो के पॉजिटिव के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारा। आर कितना हो जाएगा हमारा? तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक है एक्स माइनस ई, तो हमने लिखा के क्यू एक्स माइनस ई का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है भाई, याद रखना यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ जाती है, तो यहाँ से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा। डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऐसे टुवर्ड्स राइट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अगर हमें ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से देखो, हम करेंगे ई माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर क्या है हमारा? यहाँ से लेकर वहां तक एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। चार्ज माइनस का है तो माइनस लगा दिया यहाँ पे। एक चीज, ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नेगेटिव की तरफ आता है, तो इधर को आएगा, इसका डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए हमारे, दोनों को करेंगे जोड़ देंगे नेट फाइंड करने के लिए। नेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो आप लिखोगे ई नेट इज इक्वल टू ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, सम करो। ध्यान से देखो, के क्यू अपन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपन में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब सोचो कि सर ये माइनस कहाँ से आया? तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव जो था हमारा, वो माइनस का जो था, देखो ध्यान से, हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे, स्क्वायर कर दिया के क्यू 1/x। अब जो हमने क्या कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। क्या करना है? एलसीएम सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने के क्यू में से कॉमन ले लिया, तो 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेशन आ गया। क्लियर यहाँ तक? टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अब क्या बोला हमसे? अब ध्यान से देखो, तो के क्यू हमने कॉमन लिया था, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लिया तो x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे देखो, अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है भाई, के क्यू यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस था तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ माइनस था, ये माइनस यहाँ पे आ गया, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b लगा दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है? आगे देखो, अब यहाँ पर नीचे वाला सेम है, नीचे वाला का देखो, नीचे क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए का, देखो अब एक्स माइनस ए का यहाँ पर होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस ए का क्या आता है? होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका ब्रैकेट क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है भाई, याद रखिए कॉन्सेप्ट बन जाता है, नीचे हमने बना दिया। अब क्या हो जाएगा? खोलेंगे तो इस माइनस से इन सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। देखो इस एक्स स्क्वायर माइनस वाले से ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा आखिरी में? 4ax। क्या बचेगा? 2x यहाँ पे, 2x यहाँ पे जोड़ देंगे, 4x हो जाएगा। तो 4x अपन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेन चीज क्या है भाई? डाइपोल जो होता है, डाइपोल हमारा छोटा सा होता है ऐसे, ये माइनस का चार्ज, ये क्या हो जाएगा? प्लस का चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस होता है 2a, बहुत छोटा होता है। इसके एक्सिस में तुम बहुत दूर जा रहे हो, यहाँ पे एक्स पॉइंट है P, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? x होता है। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ सेंटर से लेके जो आप x बहुत बड़ा होता है, उसके कंपैरिजन में
मतलब कि x इज इक्वल टू वेरी 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 मच a, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 1 से बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी a बाई एक्स, और a बाई एक्स जितनी छोटी वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम a को पूरा हटा के 0 ले लेंगे, और इसका मतलब क्या हो गया कि अगले स्टेप में देखो ध्यान से, जहाँ a था हमारा 0 कर दिया हमने, ठीक है, a 0 हो गया। अब बचेगा 2, देखो अब यहाँ पे देखो के क्यू, ठीक है, 4ax ब्रेक किया, क्या ब्रेक किया, 2a में, x में और 2 में, क्या किया हमने, जो 4 था उसको 2 बाहर कर दिया, 2a यहाँ पे, x यहाँ पे, के क्यू यहाँ पे था ही। अब क्या हो जाएगा ध्यान से देखो तो बच्चों, ये जो हमारा q इंटू में 2a है ये बन जाएगा p, ठीक है, q इंटू 2 क्या बन जाएगा, p बन जाएगा, और 2 इंटू में यहाँ रह जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा 2k p अपॉन एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली देखो यहाँ पे x की पावर 4 था, 2 था, यहाँ x की पावर 2 है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 हो जाएगा, 4 से x कट जाएगा तो x गायब हो जाएगा। अब बचेगा 2k p अपॉन एक्स क्यूब, फॉर्मूला क्या बना आखिरी में, ई नेट इज इक्वल टू 2k p अपॉन एक्स क्यूब, और ये टूवर्ड्स राइट आता है, राइट क्यों आता है ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 2kp मतलब कि आखिरी में प्लस की वैल्यू आई है, और प्लस की वैल्यू मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जाएगी इसकी। क्लियर हो गया, तो ये हमारा डेरिवेशन किसका हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। नोट करिए, आगे बढ़ते जल्दी करिए, फटाफट टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। डाइपोल क्या है, ये डाइपोल है हमारा, ध्यान से देखो यहाँ पे ये डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल के दो हमारे पोल्स हो गए नेगेटिव पॉजिटिव। अब ध्यान समझो अगर आप ध्यान, तो देखो यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से सेंटर मान लिया, यहाँ से अगर डिस्टेंस 2a होता है तो ये a और a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो इसका डिस्टेंस x है, कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पे जाके, और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों यहाँ पे ऑब्लिक फील्ड फाइंड मिलेगा, ध्यान से देखो, तो ये जो P है हमारा, P से फील्ड बाहर की तरफ जाती है, तो इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करेंगे तो यहाँ फील्ड ऐसे बनेगी, ध्यान से देखो ऐसे बनेगी, फील्ड ऐसे बनेगी, ऐसे। अब ऐसे फील्ड की बनेगा दो कंपोनेंट, एक बनेगा ई क्यू साइन थीटा, यहाँ पे ई क्यू कॉस थीटा, एंगल यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा यहाँ पे एंगल क्यों आएगा, ध्यान से देखो, तो एंगल भी यहाँ पे थीटा है। दो लाइनें जब पैरेलल होती है बच्चों तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये पैरेलल है इस लाइन के तो एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एंगल थीटा है, समझ में आ गया। अब हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड आउटलाइन आउटवर्ड जाएगी, आउटवर्ड मतलब यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वाई में एक एक्स में, तो वाई वाला हमारा इधर गया, एक्स वाला इधर गया, ठीक है भाई, ओके। अब आता है कौन सा, अब आता है इस वाले चार्ज की वजह से इसका जो फील्ड है, ध्यान से देखो माइनस का है, अब यहाँ फील्ड फाइंड करना है तो इसकी तरफ बनेगा, ये इधर डायरेक्शन बनेगा इसका, जब इधर फील्ड आएगी हमारी, इसकी फील्ड ऐसे बनेगी, ऐसे 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 डाउनवर्ड, इसके बनेगा दो कंपोनेंट, एक बनेगा यहाँ पे तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एक बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये इसको बैलेंस करेगा, हटा दो, नेट फील्ड क्या बनेगी हमारी, टूवर्ड्स लेफ्ट कितनी, ई क्यू साइन थीटा, ई क्यू कॉस थीटा, ई क्यू कॉस थीटा, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई क्यू कॉस लेफ्ट साइड बनेगा, मतलब क्या हो जाएगा कि 2e कॉस, बच्चे सोच रहे सर माइनस प्लस कैंसिल क्यों नहीं होगा, दोनों माइनस है, तो बच्चों नेट हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, और जो मैग्नीट्यूड हम देखते हैं उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब 2e cos थीटा आ जाएगा, ध्यान से देखो 2 तो 2 है, के क्यू और आर स्क्वायर हमारा यहाँ पे है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ध्यान समझने की बात क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा आर होगा, आर क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस, ये हमारा एक्स है, हमारा ए है, लगा दो पाइथागोरस, ये हमारा ए, ये हमारा एक्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, देखो लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये रूट रूट हट जाएगा, ये वैल्यू बच गई छाछ बचा कॉस थीटा की वैल्यू लगा दो इस ट्रायंगल के अंदर में, ये ट्रायंगल हमारा है, ठीक है, ट्रायंगल में भाई कॉस थीटा लगाना, एंगल क्या है हमारा, तो हमें एंगल दे रखा है, एंगल हमारा ये वाला है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी बाई एच, बी क्या है हमारा बच्चों, तो बी तो हमारा दे रखा है ए, एच क्या है 2a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, अच्छा एच हमारा 2a होगा, नहीं एच हमारा 2a नहीं होगा, एच क्या हो जाएगा हमारा, एच हमारा हो जाएगा ये डिस्टेंस जो कि क्या है, जो कि है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका 1/2, क्या लिखेंगे हम 1/2, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे ए बाई इतना और 1/2। अब ध्यान से देखो 2 kPa ऊपर करके नीचे, ये और ये दोनों सेम है, यहाँ पावर 1/2, यहाँ पावर 1 प्लस करके 3/2 हो जाएगा, तो 1 प्लस में 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 3/2, हमने यहाँ लिख दिया, फिर से वही केस क्या, ये बहुत छोटा होता है, ये को करके समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, बच्चों समझ में आया नहीं कैसे, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो क्या है, ये ध्यान से समझो आप, ठीक है, यहाँ समझाता हूँ, देखो
कॉस थीटा था हमारा, हमारे पास कॉस थीटा था बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था, ऊपर था हमारा बी मतलब क्या लिया था हमने ए, और आगे क्या हो जाएगा, आगे हमारा आ जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से यहाँ तक मतलब ये आ जाएगा, ये मतलब क्या कि ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इसकी पावर रूट मतलब कि 1/2, ये जो हम यहाँ लिखा है ध्यान से देखो, ठीक है। चलो हटा दिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया बच्चों, अब इसके स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखो ध्यान से, बहुत आसान है, क्या करना है इसके आगे कुछ नहीं करना, ई नेट निकालना था 2a/k³, अब यहाँ पे 3/2, हमें पता है कि ये जीरो, ये तो हट जाएगा यहाँ से पूरा, तो एक्स की पावर क्यूब, एक्स की पावर यहाँ पर 2 है। सबसे पहले ध्यान से देखो 2a और यहाँ पे q, ये तो p बन जाएगा, p बन के हमारा k रहेगा, ठीक है। तो pk हो गया, अब में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2। तो ध्यान से देखो, अगर तो क्या, अगर ध्यान से देखो तो वही a बहुत छोटा है, तो a अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, हटा दिया, जीरो लगा दिया, x की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे x की पावर 2 इंटू में 3/2 करेंगे, 3/2 करेंगे तो इससे कट जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे x की पावर 3, ये फाइनल हमारा फॉर्मूला है। एग्जाम में रिलेशन बहुत बार आता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन, ध्यान समझो, ये समझ में आ गया। अब स्क्रीनशॉट पहले ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते ध्यान से देखो। डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल और एक्सियल में, ई एक्सियल की वैल्यू क्या होती है, 2kp/x3, समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ से 2 को बाहर कर दो, kp/x3 लिख देते हैं। अच्छा, kp/x3 इक्वेटोरियल के बराबर होता है, ध्यान से देखो क्या होता है, इक्वेटोरियल के बराबर होता है, मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ई एक्सियल, मतलब ई एक्सियल की जो वैल्यू हमारी आएगी 2 इंटू में ई इक्वेटोरियल आएगी, मतलब क्या हो जाएगा कि इक्वी मतलब एक्सियल की जो वैल्यू आती है ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल आती है, क्या लिखोगे कि ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल। आई बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नोट करिए, आगे बढ़ते फटाफट, नोट करो फटाफट से, चलो भाई, ध्यान क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि भाई टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझने वाली है, ध्यान से समझना, 1 से 2 मिनट लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या टॉपिक है हमारा, ध्यान से देखो, सबसे पहले जान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये नेगेटिव चार्जेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई, कहाँ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। अब ध्यान से समझने वाली बात जो है वो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक डाइपोल यहाँ रखा हुआ, ये डाइपोल है, ये डाइपोल यहाँ पर, ठीक है, डाइपोल का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। अब डाइपोल पे इधर नेगेटिव, तो इधर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इधर की तरफ ये लगा F माइनस के क्यू, आई बात समझ में, देखो डाइपोल ऐसे रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइपोल पे क्या होगा, 2 फोर्स लगेंगे, एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, एक फोर्स लगेगा यहाँ पे, क्यों लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डाइपोल में रखा हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखोगे तो क्या हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो फोर्स डाइपोल को रोटेट करना शुरू कर देगा, रोटेट करना मतलब कि उस पर टॉर्क लगेगा, कैसे लगेगा टॉर्क, ध्यान से देखो, तो ये जो फोर्स है इसको इधर खींचेगा, ये वाला फोर्स इधर खींचेगा, मतलब ये वाला जो माइनस चार्ज है वो प्लस की तरफ आने की कोशिश करेगा, इधर भागने शुरू करेगा, और जो यहाँ पे प्लस का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे लगेगा अट्रैक्शन फोर्स किसका, नेगेटिव फील्ड का, तो इधर भागेगा, तो ये वाला इधर भागेगा, ये वाला इधर भागेगा, मतलब कि डाइपोल ऐसे रखा होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा रखा तो ऐसे हो जाएगा, मतलब कि डाइपोल घूम जाएगा, क्यों, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं, कपल ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे रखा था ऐसे, एक ऊपर लेके जा रहा है, एक नीचे लेके जा रहा है, तो ऐसे घूम जाएगा, एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क। जब दो एक बॉडी पे इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगे, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो उसको बोलते हैं टॉर्क, मतलब कि कपल ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हो और इसका नेट इफेक्ट क्या हो, जीरो, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान देखो यहाँ पे फोर्स जो होगा हमारा नेट, वो क्या इतना हो जाएगा, जीरो, क्यों हो जाएगा भाई, ध्यान से देखो, तो F1 इज इक्वल टू माइनस का के क्यू और F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू ई, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, बात समझ में आई क्या, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब नेट फोर्स जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा कि इस पे फोर्स तो नहीं लगेगा, और जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, क्यू इंटू में ई, लेकिन जो इफेक्टिव बात क्या है बच्चों, इफेक्टिव बात ये है कि इस जो नेट वैल्यू लगेगी वो लगेगी टॉर्क। अब इस पे फोर्स काम नहीं करेगा, टॉर्क काम करेगा, क्यों, क्योंकि टॉर्क इसको रोटेट करने का काम करेगा, घुमा देगा इसको, तो टॉर्क कितना लगेगा हमें वही फाइंड करना है। ध्यान देखो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हमारा क्या होता है, क्यू ई, मैग्नीट्यूड क्यू हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, भाई हमारे पास डाइपोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, इस डाइपोल पे एक देखो डाइपोल रखा है ऐसे, ठीक है बच्चों, ये माइनस का चार्ज, ये प्लस का चार्ज, इस पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे, एक फोर्स लग रहा है ऐसे, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा,
तो एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, ये फोर्स परपेंडिकुलर ये तो होगा हमारे दोनों फोर्स के बीच में। ये फोर्स हमारा मान लो F2, ये फोर्स हमारा मान लो F1, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बना दिया ट्रायंगल ऐसे, ये बन गया ट्रायंगल। अब परपेंडिकुलर P फाइंड करना है। P मतलब कि एंगल के सामने, मतलब साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू P/H। P कितना है हमारा, P हो जाएगा, निकालना है। H क्या है, H यहाँ पे देखो ध्यान से 2a के बराबर होगा, क्योंकि ये जो ये है हमारा डाइपोल की लेंथ हो जाएगी, तो 2a यहाँ ले आएगा, 2a sin थीटा P हो जाएगा, यहाँ लगा दिया मैंने। 2a sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P। तो P टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, ठीक है। अच्छा P कहाँ से है, E कहाँ से है, ये तुम्हारे पास है ही, P कहाँ से है, 2a और Q। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है क्या होता है, ध्यान से देखो, तो यहाँ लिखता हूँ, जो P होता है बच्चों, ये क्या होता है, Q इंटू में 2a, ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है। तो ये दोनों मिलकर हमारा P बना लेंगे। P इंटू में A इज इक्वल टू P इंटू में क्या होगा, साइन थीटा के साथ में। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इंटू में E, क्योंकि साइन थीटा वेक्टर क्वांटिटी जब हटेगा तो P इंटू में E आ जाएगा, क्यों, ये टॉर्क की वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है भाई। तो डायरेक्शन क्या होगा, P से E की तरफ, ठीक है। ये इसका डेरिवेशन आ गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि एग्जाम में कई बार आता है क्या कि स्टेबल अनस्टेबल क्या कंडीशन होती है, उसको समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सब नोट करो इसे, टिक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ, 3 कंडीशन बने इसकी। ऐसे केस में 3 कंडीशंस बनते हैं क्या, या तो जीरो फोर्स लगेगा, जीरो टॉर्क लगेगा, या तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, या फिर मिनिमम टॉर्क लगेगा। ध्यान समझते क्या होता है। सबसे पहले क्या आता है, केस 1। केस 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, हम केस 1 को बोलते हैं बेटा क्या, हम केस 1 को बोलेंगे बेसिकली क्या, कि मैक्सिमम टॉर्क लगना। क्या होता है इसमें कि जब भाई टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, क्या कंडीशन होगी, टॉर्क इज इक्वल टू होता है P sin थीटा। क्या होता है, PE sin थीटा। जब थीटा हमारा 90 हो, अब थीटा 90 कब हो जाएगा, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर रखा हो डाइपोल, एंगल 90 बने, तो उस केस में डाइपोल का बेटा, जो डाइपोल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ गई, दोनों के बीच का एंगल होता है। तो दोनों के बीच में एंगल 90 कब होगा, जब परपेंडिकुलर रखे होंगे। तो ऐसे केस में टॉर्क कितना लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा, मैक्सिमम। आई बात समझ में, क्लियर है, श्योर, सोच के बताओ, ठीक है। फिर आता है क्या, जीरो टॉर्क। टॉर्क जीरो कब लगेगा, तो बेटा जीरो टॉर्क का आंसर क्या हो जाएगा कि जब हमारा थीटा जीरो हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, टी इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। अब अगर मान लो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे अप्लाई कर रखा है, इधर से इधर, और हमने टॉर्क को, मतलब डाइपोल को हमने ऐसे प्लेस कर दिया। अब इस तरीके से प्लेस किया कि इनके बीच का एंगल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब कि डाइपोल ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी ऐसे ही जा रही है, तो इनके बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। जब थीटा जीरो होगा तो मतलब क्या हो जाएगा कि कॉस साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, साइन जीरो जीरो, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे नेट जो लगेगा टॉर्क हमारा जीरो लगेगा कब, मिनिमम वैल्यू है जीरो, ये जीरो होता है, बोलते स्टेबल कंडीशन, ठीक है। कब लगेगा, इस केस में यहाँ पर टॉर्क जो डाइपोल है वो मूव नहीं करेगा, जहाँ पर रहेगा वो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, टॉर्क हमारा जीरो हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब अनस्टेबल कंडीशन क्या हो जाएगा, जब टॉर्क को तुम घुमा दो, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लगा है उसके ऑपोजिट करके तुम डाइपोल को रखो, उस केस को बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन। क्या कंडीशन होगी, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर रखा हो, डाइपोल को घुमा दो, प्लस का चार्ज रख दो यहाँ पे, माइनस का रख दो यहाँ पे, तो प्लस वाला प्लस को रिपेल करेगा, माइनस वाला माइनस को रिपेल करेगा, और ये पूरा ऐसे घूम जाएगा 180 360 के रोटेशन, ऐसे पूरा 180 घूमेगा ये। तो इस केस में ज़्यादा इस पर टॉर्क लगेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 180, और साइन 180 की वैल्यू -1 होती है, तो T इज इक्वल टू माइनस P, इसको बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन। आई बात समझ में, क्लियर सबको, श्योर। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला। फ्लक्स क्या होता है भाई, किसी भी एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स को लिखते हैं इससे, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है EA कॉस थीटा, बात खत्म। कॉस थीटा होता है, और थीटा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो मुझे कराना भी नहीं था, बस कराने इसलिए आया क्योंकि आपको समझ में थीटा क्या होता है। तो थीटा हमेशा क्या होता है बच्चों, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा होता है। कभी फ्लक्स के लिए याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है, तो गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन। मतलब हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, मान लो इसमें चार्ज हमने क्यू रखा है। अब क्यू चार्ज रखा है, इसका एरिया मान लो ए है,
तो इस केस में टोटल जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, क्या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन सकता है, बन सकता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो ही बनेगा हम निकाल लेंगे, लेकिन टोटल जो हमारा फ्लक्स बनेगा इसका अलोंग क्या बनेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम। क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल फ्लक्स बनेगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या, गॉस थ्योरम। क्या बोलते हैं भाई, द टोटल फ्लक्स एंड क्लोज total flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net electric charge enclosed surface। मतलब कि किसी भी एक सरफेस में जो चार्ज रखा है वो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल फ्लक्स होता है किसी बॉडी का। आई बात समझ, मतलब कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम इज इक्वल टू नेट फ्लक्स ऑफ अ बॉडी। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आगे यूज करेंगे इसलिए आना जरूरी था। क्या होता है गॉस थ्योरम, क्या होता है गॉस थ्योरम। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हमसे बोला है कि भाई फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से देखो हमारे पास एक चार्ज वायर है, ठीक है लॉन्ग चार्ज वायर है, हमें क्या करना है ध्यान से समझ, दो चीज़ समझना ध्यान से। क्या, मान लो कि जो हमारे ये जो लॉन्ग थीन वायर है इसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है बच्चों, हमें लेंथ दे रखी है एल, क्या दे रखी है लेंथ एल दे रखी है। इसका सर्फेस एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला इस एरिया हो जाएगा हमारा पाई सर्कुलर पाई स्क्वायर। लेकिन जो इसका हम सी एस ए की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे सी एस ए, वो कितना हो जाएगा 2πr/h फॉर्मूला होता है, आर 2πr/h सर्कुलर पार्ट का सर्फेस एरिया होता है। ध्यान से देखो भाई इसके, अब यहाँ पे सबसे पहले जानना होता क्या है, सबसे पहले भाई हमारे पास एक लॉन्ग थीन वायर है, क्या हमारे पास एक लॉन्ग थीन वायर है, ये थीन वायर ध्यान से देखो ये थीन वायर है। अब ये थीन वायर जो है अपने आसपास क्या बनाएगा, अपने आसपास एक गॉसियन सरफेस तैयार करेगा। वो जो गॉसियन सरफेस है मान लो उसका उसका रेडियस कितना आर है, कितना मान लो रेडियस कितना है उसका आर है, ठीक है आर रेडियस बना रही आर रेडियस है इसका। अब क्या होता है भाई, तो इसके आसपास हमें फाइंड करना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। तो भाई सबसे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे सर्फेस एरिया ऐसे अगर एक्सपेंड करता है और यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जाएगा तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90। ठीक है पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पर भी सेम ऐसे केस होगा, यहाँ पे एक हमारा जो होगा छोटा सर्फेस एरिया अगर लेते हैं, ये सर्फेस एरिया मान लो ऐसे जा रहा है एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे इधर की तरफ, और यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, तो थीटा कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 0। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि आप थीन वायर की वजह से प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज इधर की तरफ कोई फील्ड निकालोगे तो ई, और यहाँ पे जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा एरिया वेक्टर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं इसको नए तरीके से। भाई फ्रॉम द गॉसियन सर्फेस क्या पता है हमें, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन 1 बना लेते हैं हम लोग। अब आता है क्या, टोटल फ्लक्स एनक्लोज थ्रू एरिया ए। अब टोटल फ्लक्स होता है क्या होता है, ई ए कॉस थीटा के बराबर होता है किसी भी सर्फेस का अराउंड। तो क्यू इज इक्वल टू थीटा क्यों बनेगा भाई, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, थीटा हमारा 0 बन रहा है इस वाले सर्फेस के अराउंड। ध्यान से देखा तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, चार्ज हमारा ऐसे रखा है ना यहाँ पे, तो ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और हम सरफेस एरिया जो ले रहे हैं वेक्टर वो भी ऐसे ही ले रहे हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा 0, तो थीटा 0 ई ए कॉस थीटा कॉस हो गया 0, तो ई ए बचेगा, दो को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बराबर क्यों होंगे, क्योंकि भाई हमें दोनों में फ्लक्स तो फाइंड करना था। इस फॉर्मूले की वजह से फ्लक्स हमारा आता है ई ए, इस वजह से फ्लक्स आ रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इक्वेट करते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम इज इक्वल टू ई ए। अब यहाँ पर जो ए था हमारा, ये कितना बन गया 2πrl। क्यों, क्या सिखाया मैंने आपको कि 2πrh फॉर्मूला होता है, क्या सिखाया मैंने, 2πrh फॉर्मूला होता है, ये होता है 2πrh। अब 2πrh तब जब इसकी हाइट h हो, इस पर हाइट l लिया तो क्या लेंगे 2πrl, 2πrl, ठीक है। तो 2πrl हो गया हमारा, यहाँ पे 2πrl आके ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे जो चार्ज है q, ये बेसिकली क्या होता है, तो ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको सिग्मा से मतलब इसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई एल। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इंटू लेमडा, यहाँ प्लेस कर दिया हमने, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा लेमडा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई इंटू में 2πr, हमें ई निकालना था, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया क्या, कि लेमडा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अराउंड या नियर द इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या समझना है आपको, एक बार समझना है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स पहला, और दूसरा फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, दोनों को इक्वेट कर दो, सॉल्व कर दो, बात खत्म। तो चीज़ का ध्यान रखना है क्या, कि एरिया हमारा 2πrh के बराबर होता है, एंड जो हमारा चार्ज होता है क्यू इंटू एल के बराबर होता है, लेमडा इंटू एल के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से आता है।
टेक द स्क्रीनशॉट। तो गाइस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है? तो नेक्स्ट बोला है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। वह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से देखो। ये हमारे पास एक शीट चार्ज है, अब शीट के आसपास बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पता है कि शीट है, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड बनेगी हमारी, लेकिन उससे पहले बनेगा गॉसियन सरफेस। कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। तो ये गॉसियन सरफेस बनेगा, ध्यान से देखो, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस बनेगा यहाँ पे। अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ फील्ड जाएगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बना दिया, यहाँ जाएगी ऐसे, ई बना दिया, ठीक है। समझने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर भी इसका ऐसे ही होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 0। तो नेट फील्ड कितना बना? तो नेट फील्ड हमारा बन जाएगा ए इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, 0 हो गया तो नेट बनेगा ई ए। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 बार है, एक इधर एक उधर, नेट बनाता है, नेट हमें बताना है, मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी 1। अच्छा, इक्वेशन ये हमारा हो गया, ठीक है। हमें पता है क्या गॉसियन सरफेस या गॉस थ्योरम से क्या पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता है। तो फ्लक्स क्या पता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता है। दोनों को इक्वेट करेंगे, जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोच के बताओ। ये हो जाएगा भाई 2EA इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या? चार्ज। और यहाँ पे हम सरफेस ले रहे हैं, एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, जो कि बेसिकली क्या होता है? ये होता है सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा इंटू ए। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सिग्मा इंटू ए से कैंसिल, 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपन में अपसाइल नोट। अब ध्यान से देखो तो ई हमारी यही रह जाएगा, तो 2 सिग्मा अपन में 2 अपसाइल नोट, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई? ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल है सिग्मा के, लिख दिया मैंने यहाँ पे। क्या ग्राफ बनेगा इनका? ई और सिग्मा के बीच का प्रोपोर्शनल बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये सब नो क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट है लास्ट टॉपिक बेटा, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शील्ड। थिन स्फेरिकल शील्ड, शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। 3 पॉइंट लिखना है। क्या हमारे पास स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है, और इसके ना बेटा सरफेस पे चार्ज रखा है क्यू, सरफेस पे चार्ज रखा है क्यू रखा है। हम पहले फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। ध्यान से सुनना, सेंटर पे ई ए फाइंड कर रहे हैं। ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारा। हम बोल रहे हैं एट द सेंटर। सेंटर पे मान लो यहाँ से रेडियस का आर दे रखा है हमें रेडियस क्वेश्चन में आर गिवन है, तो जो हम आर ले रहे हो, आर की वैल्यू छोटी होगी सेंटर पे। क्यू कितना है? 0। सेंटर पे क्यू है नहीं, क्योंकि सारा चार्ज तो भाई सरफेस पे चला जाता है कंडक्टिंग बॉडी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कहाँ पे? सेंटर पे। फिर आता है क्या? एट द सरफेस। सरफेस पे क्या हो जाएगा? तो ई बी में फाइंड कर रहे हैं, बी हमारा कहाँ पर? यहाँ पर है। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा? इस बार जो आर है, ये हम मान लो यहाँ से यहाँ का आर हम बराबर ले रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू आर हो गया। तो ई बी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर एट ऑल चार्जेस लाइज एट द सरफेस। सरफेस में सारे चार्ज लाई कर रहे हैं, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर क्या आता है बच्चों? सी फाइंड करना है, हमारा पॉइंट सी है, सी फाइंड करना है। तो सी तो बहुत दूर है, फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा? इस बार जो हमारा ये स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर से बड़ा होगा, यही इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड द सरफेस के क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान से तुम देखो इस फॉर्मूले में, तो क्या सीखोगे आप? ध्यान से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ो। अब क्या है? तो यहाँ ध्यान से देखो, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो 1 बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है हमारा ई, मतलब कि ई जो है प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के बराबर है। मतलब जब ग्राफ बनेगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ये सरफेस है, ऐसे बना लो। जहां तक सेंटर पे तो 0 है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या? आर। सरफेस पे 0, जैसे आगे बढ़ोगे यहाँ तक चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। यहाँ तक कांस्टेंट, यहाँ के बाद ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? देखो, सेंटर पे तो 0 वैल्यू है, जैसे आगे जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या? कांस्टेंट। एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड द स्फेरिकल बॉडी कांस्टेंट होता है, वैरी नहीं करता है। तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ोगे तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि 1 बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। आई बात समझ में? सो गाइज, आई थिंक टेक द स्क्रीनशॉट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और हमने क्या सीखा? हमने जस्ट 30 मिनट्स के अंदर क्या पढ़ा कि ऑल द डेरिवेशंस ऑफ चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बाकी सारे डेरिवेशंस इन वन वीडियो। Don't forget to subscribe my channel if you find this video useful. Thank you.